हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम भरण और मौलिक ऊतक तंत्र यानी कि फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। भरण अथवा मौलिक ऊतक तंत्र यानी कि फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वो सिस्टम होता है जो संवहन ऊतक तंत्र यानी कि संवहन बंडल्स यानी कि जाइलम फ्लोएम और बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र के बीच में उपस्थित होता है। अर्थात ये मध्य में उपस्थित ऊतक तंत्र होता है जो बाहर की तरफ बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र से और अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ संवहन ऊतक तंत्र उपस्थित होते हैं। भरण ऊतक तंत्र प्रायः पैरेन्काइमा सेल से बना होता है यानी कि मृदुतकीय सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन कभी कभी इसमें स्थूलकोण ऊतक यानी कि कोलनकाइमा और दृढ़ोतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा भी प्रेजेंट हो सकता है। तो सामान्यतः किससे बनी है ये पैरेन्काइमा से बना होता है, लेकिन कभी कभी इसमें कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी हो सकता है। भरण ऊतक में मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, 4 भाग होते हैं। सबसे पहले बलकुट यानी कि कॉर्टेक्स, परिरंभ यानी कि पेरिसाइकल, मज्जा रश्मि यानी कि मेडुलरी रेस और पिथ रेस, और लास्ट मज्जा यानी कि पिथ या मेडुला प्रेजेंट होता है। तो सबसे बाहर जो क्रम देखते हैं हम वो क्या होता है, सबसे पहले होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद अब जो बलकुट है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले अधस त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस, फिर सामान्य बलकुट जनरल कॉर्टेक्स और फिर अंतस त्वचा यानी कि एंडोडर्मिस। तो अब जो क्रम आता है वो सबसे पहले हाइपोडर्मिस आता है, यानी कि इसके जो नीचे होता है एपिडर्मिस के नीचे वो होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ जो ये वाला हिस्सा आता है वो होता है जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स के नीचे आएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे आती है पेरिसाइकल यानी कि परिरंभ। उसके बाद जो सबसे अंदर का पार्ट होता है वो होता है पिथ और मेडुला। और जो पेरिसाइकल है उसके नीचे की तरफ वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं यानी कि वेस्कुलर बंडल्स। लेकिन अब जो मेडुलरी रेज यानी कि मज्जा रश्मि जो है वो क्या होती है कि जो डाइकोट स्टेम में, डाइकोट प्लांट्स में जो 2 संवहन बंडल है इनके बीच में जो पैरेन्काइमा सेल्स उपस्थित होती हैं ये मेडुलरी रेज कहलाती हैं, यानी कि ये मज्जा रश्मि होती है। तो जो सबसे अंदर की तरफ का क्रम है वो पीठ आता है, तो और जो मेडुलरी रेज होती है वो साइड में होती है नॉर्मली, तो वो इसलिए हम इसको इसमें नहीं लिख रहे हैं। तो क्रम जो है सबसे पहले एपिडर्मिस। तो अब इसे हमें पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा कि सबसे पहले एपिडर्मिस हमने अभी इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी कि एपिडर्मिस सबसे बाह्य त्वचा होती है। अब एपिडर्मिस के जो नीचे जो लेयर होती है वो सारी की सारी ये वाला हिस्सा जो है ये सारा कॉर्टेक्स होता है। अब जो ये कॉर्टेक्स है इस कॉर्टेक्स में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हाइपोडर्मिस यानी कि अधस त्वचा। जो हाइपोडर्मिस है वो इसके ठीक नीचे वाला पार्ट होता है, अर्थात एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो उपस्थित पार्ट होता है हम ये भी कह सकते हैं सबसे प्रथम पार्ट है इस फंडामेंटल और ग्राउंड टिश्यू का। तो सबसे पहले जो हाइपोडर्मिस है ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे उपस्थित होता है और ये द्विबीजपत्री पादपों में यानी कि द्विबीजपत्री पौधों के जो तने जो होते हैं तनों में ये कोलनकाइमा से बना होता है, और जबकि एक बीजपत्री में ये स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। यानी कि जो हाइपोडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, कोलनकाइमा की। किसमें, द्विबीजपत्री तनों में, और एक बीजपत्री में पादपों में ये किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, यानी कि दृढ़ऊतक की बनी होती है। अब जड़ों में हाइपोडर्मिस नहीं होती, तो यहां पर हाइपोडर्मिस जड़ों में
अनुपस्थित। 3 बातें समझ में आई क्या? सबसे पहले कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है, यानी कि कॉर्टेक्स का पहला लेयर है। द्विबीजपत्री तनों में ये कॉलनकाइमा की और एक बीजपत्री में ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जड़ों में ये अनुपस्थित होती है। अब सेकंड है सामान्य बलकुट यानी कि जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स किसके बीच में होगा? हाइपोडर्मिस के नीचे और एंडोडर्मिस के नीचे, यानी कि ये ऐसे क्रम है, तो इसके नीचे और इसके ऊपर उपस्थित होता है। तो जो जनरल कॉर्टेक्स है वो हाइपोडर्मिस के नीचे और एंडोडर्मिस के ऊपर होता है, या इन दोनों के बीच में उपस्थित होता है। ये पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है, और ये किससे बना है? पैरेन्काइमा सेल से। और इनके अंदर जो सेल्स होती है वो समव्यासी होती है, अर्थात आइसोडाइमेट्रिक होती है, जिनका व्यास समान होता है। सामान्य बलकुट में रेजिन नलिकाएं यानी कि रेजिन डक्ट्स, तेल ग्रंथियां यानी कि ऑयल ग्लैंड्स, और श्लेष्म नलिकाएं यानी कि म्यूसिलेज लेटेक्स वेसल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। बलकुट सेल्स में स्टार्च कण उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खनिज क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। सामान्य बलकुट का जो काम है वो भोजन निर्माण और भोजन संचय है, क्योंकि जहां पर भी पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनका मेन काम भोजन का निर्माण और भोजन का संचय होता है। और इसका जो काम था, हाइपोडर्मिस का जो काम है वो बाह्य भाग को सहारा देना होता है, अर्थात जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, अर्थात जो एपिडर्मिस होती है इसके साथ मिलकर ये दोनों क्या करती हैं? सहारा देती हैं, अर्थात ये रक्षण में सहायता करती हैं। एपिडर्मिस के साथ ये पौधे को सहारा देती है। और जो सामान्य बलकुट है वो पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका काम क्या होता है? भोज्य पदार्थों का निर्माण और उसका संचय करना, संग्रह करना और स्टोर करना होता है। इसके बाद तीसरा आया एंडोडर्मिस यानी कि अंतस्त्वचा। जो अंतस्त्वचा होती है वो उसका प्रेजेंट कहाँ है? वो जनरल कॉर्टेक्स के नीचे और पेरिसाइकिल के ऊपर, यानी कि यह किसके बीच में होगा? 2 के एंडोडर्मिस जो प्रेजेंट कहां है? जनरल कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के बीच में प्रेजेंट होगी। इन दोनों के ये ऊपर की तरफ होगा और ये पेरिसाइकिल नीचे की तरफ होगा। एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती है सामान्यतः वो ढोलकाकार होती है, अर्थात बैरल शेप्ड होती हैं। कभी कभी वो गोलाकार, अंडाकार भी हो सकती हैं। लेकिन द्विबीजपत्री जो तने होते हैं या जो तने होते हैं सामान्यतः उनमें या तो एंडोडर्मिस अनुपस्थित होती है या अल्प विकसित होती है, कम विकसित होती है। लेकिन जड़ों में एंडोडर्मिस वेल डेवलप्ड होती है, सुविकसित होती है, अर्थात तनों में या तो ये होगी नहीं और होगी तो कम विकसित होगी, लेकिन जड़ों में ये अत्यधिक विकसित होती है। अब इसकी खास बात क्या है? इन एंडोडर्मल सेल्स की अर्य यानी कि रेडियल और अनुप्रस्थ भित्ति पर, यानी कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य होता अनुप्रस्थ ट्रांसफर्स को बोलते हैं। अनुप्रस्थ वाल्स पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, सुबेरिन या लिग्निन का डिपोजिशन होता है। बेसिकली सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, यानी कि जो इनकी सेल होती है वो ढोलक के आकार की होती है सामान्यतः, और उस पर लिग्निन डिपॉजिट होता है, सुबेरिन डिपॉजिट होता है। ये सुबेरिन होता है और इस डिपोजिशन को हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स और कैस्पेरियन बैंड्स, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन पट्टियां। कैस्पेरियन पट्टियां। अब लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम जहां प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल में, फॉर एग्जांपल ये जाइलम है और इस जाइलम में यहां पर ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। क्योंकि रूट में ही विकसित ज्यादा होती है तो रूट में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। इस कंडीशन को एक्सार कंडीशन बोलते हैं। तो जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने सेल्स उपस्थित होती हैं वो सिंपल भित्ति वाली होती हैं, अर्थात वहां पर जो सेल होंगी वो ऐसे होंगी
और इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होगा और ऐसी सेल्स क्या कहलाती हैं? पैसेज सेल। यानी कि पैसेज का मतलब मार्ग कोशिकाएं। क्यों? क्योंकि जब जल का संवहन होकर जल अंदर आएगा तो यहां से होकर वो प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम में आएगा। क्योंकि अगर यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन होता तो ये जल जो होता है वो यहां से यहां नहीं आ पाता। तो यानी कि जो बाकी सेल है यहां पर तो डिपोजिशन होगा, लेकिन जिन सेल्स जो प्रोटोजाइलम के ठीक सामने सेल्स होंगे उनमें डिपोजिशन नहीं होगा, उन पर जमाव नहीं होगा, क्योंकि ये एक वाटर टाइट जैकेट बना लेती हैं। अर्थात ये जल को एक जगह से दूसरे, इधर से उधर या इधर से उधर जाने नहीं देती, अर्थात उसको रोकती है। इसीलिए ये एक वाटर टाइट जैकेट बना देती है। लेकिन अगर यहां पर भी ये सुबेरिन होता तो जल जो है यहां तक नहीं आ पाता। इसलिए जल को यहां तक लाने के लिए उनके ठीक सामने जो सेल्स होती है उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, वहां पर जमाव नहीं होता है। इसलिए ऐसी सेल्स क्योंकि रास्ता देती हैं यहां तक पानी को लाने में, इसलिए इसको पैसेज सेल बोलते हैं या मार्ग कोशिकाएं बोलते हैं। और इनमें स्टार्च के कण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं। स्टार्च शीट यानी कि स्टार्च आच्छाद, स्टार्च आच्छाद या स्टार्च शीट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्च अत्यधिक मात्रा होता है। अब इसके कार्य देखिए एंडोडर्मिस के। एंडोडर्मिस जाइलम और बलकुट के मध्य, यानी कि इस कॉर्टेक्स और जाइलम के जो मध्य जल है उसका परिवहन, उसके प्रवाह को नियंत्रित करती है और यहां से जल को वापस बाहर अंदर नहीं जाने देती, यहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्योंकि ये वाटर टाइट जैकेट बनाती है। पानी यहां से आता है, आने के बाद वापस नहीं आता, क्योंकि अगर ये एंडोडर्मल सेल में ना होता तो पानी यहां से बाहर जा सकता था, लेकिन ये जो अंदर पानी आ गया है उसको बाहर जाने से रोकती है। दूसरा, ये मूल दाब यानी कि रूट प्रेशर को बनाए रखती है, मेंटेन रखती है। और तीसरा, ये मूल रोमों द्वारा जो जल अवशोषित होता है उसको जाइलम तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद परिरंभ यानी कि पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल होगी कहां? अब जो परिरंभ है वो कहां प्रेजेंट होगी? एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है और ये सामान्यतः एक कोशिकीय स्तर होता है, अर्थात सिंगल सेल से बना होता है, लेकिन कभी कभी ये बहुस्तरीय हो सकती है। ये अंतस्त्वचा और संवहन मंडलों के बीच में होता है, अर्थात संवहन मंडल के ऊपर होता है जाइलम फ्लोएम के, और एंडोडर्मिस के नीचे उपस्थित होती है। अब कुछ पौधों की जो तने होते हैं उनमें जो परिरंभ होती है वो केवल पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है और कहीं कहीं पर वो पैरेन्काइमा के साथ साथ दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा से भी बनी होती है मजबूती देने के लिए। जड़ों में पेरिसाइकिल पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय पैरेन्काइमा सेल से बनी होती है। और पेरिसाइकिल में खास बात क्या है कि पार्श्व जड़ें यानी कि रूट्स, लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। पेरिसाइकिल से क्या बनती है? लेटरल रूट्स यानी कि पार्श्व जड़ें। इससे क्या बनती है? पार्श्व जड़ें बनती हैं। अब चूंकि ये अंदर से आती है इसलिए एंडोजीनस होती हैं सॉरी। अब द्विबीजपत्री पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें पेरिसाइकिल से काग यानी कि कॉककैम्बियम भी बनता है और कॉककैम्बियम जो है आगे जाकर पेरिडर्म के निर्माण में भाग लेता है। इसके अतिरिक्त यह संवहन एधा यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम के निर्माण में भी सहायक होती है, अर्थात ये तीन काम करती है। क्या क्या? एक तो लेटरल रूट्स बनाती है, दूसरा ये कॉककैम्बियम बनाने में हेल्प करती है, तीसरा ये वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में भी सहायता करती है। इसके बाद मज्जा रश्मि यानी कि मेडुलरी रेज और पिथ रेज, तो जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेज या पिथ रेज बोलते हैं। तो जो इनका जो भाग होता है वो कहाँ होता है? संवहन मंडलों के बीच में होता है और इनकी जो उत्पत्ति होती है वो किससे बनती है? शीर्षस्थ विभज्योतक से बनती है। ये बनते किससे हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक से बनती हैं। यानी कि एपिकल मेरिस्टेम से इनकी उत्पत्ति होती है और एक बीजपत्री तनों और जड़ों में मज्जा रश्मि अनुपस्थित होती है, यानी कि एक बीजपत्री में अनुपस्थित होती है। जो ये मज्जा रश्मि है
ये क्या होती है, एक बीजपत्री में अनुपस्थित होती हैं। एक बीज पत्री जड़ एवं तनों में अनुपस्थित। और जो एक बीजपत्री तने हैं, जड़ है, उनमें ये अनुपस्थित होती है, लेकिन द्विबीजपत्री में उपस्थित होती है। मेडुलरी रेज का काम क्या है, भोज्य पदार्थों को अनुप्रस्थ दिशा में ट्रांसफर करना। मेडुलरी रेज क्या काम करती है, भोज्य पदार्थों को अनुप्रस्थ दिशा में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इसके बाद आया लास्ट पार्ट, मज्जा और पित्त। जड़ तथा तने में जो केंद्रीय भाग होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, वो पेरेन्काइमा सेल से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्त अथवा मेडुला बोलते हैं या मज्जा बोलते हैं। द्विबीजपत्री तनों में मज्जा सुविकसित होती है और एक बीजपत्री तनों में संवहन बंडलों के जो बिखरे होने के कारण, वहां पर संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो वहां पर जो ये पित्त और मेडुला होती है वहां विकसित नहीं होती। वहां पर जो ये पहले एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस होती है और हाइपोडर्मिस के नीचे यहां पर वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं और ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और जो ये ग्राउंड टिश्यू होता है इसके बीच में, लेकिन यहां पर वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए हैं, किसी निश्चित क्रम में नहीं लगे हुए, इसीलिए यहां पर जो पित्त और मेडुला होती है वो सुविकसित नहीं हो दिखाई देती, वहां पर वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि अंदर का सारा पार्ट वो इन अलग अलग भागों में विभाजित दिखाई नहीं देता। क्योंकि यहां पर तो वेस्कुलर बंडल डाइकोट में रिंग में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां पर वो अव्यवस्थित रहते हैं, कोई विशेष अवस्था में उपस्थित नहीं होते हैं। कभी कभी मज्जा में स्क्लेरेन्काइमा सेल्स भी उपस्थित हो सकती हैं और इसके अलावा इनमें लटक सेल्स भी पाई जा सकती हैं। इसका प्रमुख कार्य जल एवं भोज्य पदार्थों को संचित करना, क्योंकि जहां पर भी पेरेन्काइमा सेल्स आ जाती है उनका मुख्यतः कार्य जो होता है वो क्या होता है, जल या किसी भी चीज को संचय करना होता है, संग्रह करना होता है, भोज्य पदार्थों को बनाना, भोज्य पदार्थों का संग्रहण होता है। तो मज्जा का काम क्या है, जल और जल के साथ भोज्य पदार्थों को संग्रहित करना। अब जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है जड़ तनों से, कि लीफ में, पत्तियों में जो भरण ऊतक होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कि पत्तियों में दो एपिडर्मिस होती हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, यानी कि लोअर और अपर, ऊपरी और नीचे वाली, और इसके बीच का जो सारा टिश्यू होता है वो कहलाता है मीजोफिल। तो जो पत्तियां होती है उनमें जो भरण ऊतक होता है वो मध्योतक कहलाता है, यानी कि मीजोफिल कहलाता है। और मीजोफिल दोनों एपिडर्मिस के बीच में, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में होता है, और इसमें सामान्यतः हरित ऊतकीय यानी कि क्लोरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। सेल्स कैसी होती है, हरित ऊतकीय। क्लोरेन्काइमेटस का मतलब क्या होता है, जब पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, मृदुतक कोशिका के अंदर हरित लवक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तब ऐसे पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमेटस कहते हैं। तो ये क्लोरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है। और जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है उसमें ऊपर की तरफ जो मीजोफिल सेल्स होती है वो लंबी पतली होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या तो एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, और इसको हम बोलते हैं पैलिसेड। और जबकि जो नीचे वाली सेल्स होती हैं वो गोल अंडाकार होती है, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतःकोश के स्थान उपस्थित होता है, और इसको बोलते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो जो द्विबीजपत्री पत्ती होती हैं, टॉर्सिवेंटल लीफ बोलते हैं, इसमें ऊपर की तरफ जो मीजोफिल की जो ऊपर वाली सेल्स होती है लंबी पतली होती हैं, और वो एक के साथ एक लगी हुई होती है, उनके बीच में अंतःकोश के स्थान या तो होता नहीं है, बहुत कम होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, खंभ ऊतक बोलते हैं इसको, यानी कि पैलिसेड बोलते हैं खंभ ऊतक।
और इसको बोलते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, स्पंजी मृदुतक बोलते हैं। और लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होती हैं, यानी कि एक बीजपत्री पादपों की जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं, उनमें इस प्रकार का खंभ ऊतक और स्पंजी मृदुतक में जो अंतर होता है, स्पंजी पैरेन्काइमा में और पैलिसेड में जो अंतर दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी लीफ आइसोबाइलेटरल होती है, अर्थात उनकी लीफ पर सूर्य का प्रकाश दोनों सतहों पर समान मात्रा में पड़ता है, इसलिए उनमें समान प्रकार की सेल्स होती है। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है, यानी कि जो मृदुतक है उसका प्रमुख कार्य क्या होगा, भोजन का निर्माण करना और गैसों का आदान प्रदान करना। तो ये भरण ऊतक के अलग अलग जगह अलग अलग विशेषताएं थी, और पत्तियों में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं कि उसमें जो भरण ऊतक होता है वो क्या कहलाता है, मध्योतक यानी कि मीजोफिल कहलाता है। डाइकॉट में यानी कि द्विबीजपत्री में पत्तियों में ये ऊपर की तरफ लंबी पतली सेल से बना होता है जो आसपास इकट्ठे होती है, सटी हुई होती है, जिसे हम पैलिसेड या खंभ ऊतक बोलते हैं। और नीचे की तरफ गोल अंडाकार सेल से बना, जिसमें अंतःकोश के स्थान उपस्थित होता है, इंटरसेलुलर स्पेस उपस्थित होता है, इसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। और मोनोकॉट की जो लीफ होती है उसमें ये जो अंतर होता है पैलिसेड में यानी खंभ ऊतक में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, ये जो बटावा होता है ये बटावा नहीं होता, सारा जो ऊतक होता है वो एक जैसा होता है, यानी कि वहाँ पर मध्योतक एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान और भोजन का निर्माण करना होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।